सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे स्टोरी ऑफ बेल्जियम, स्टोरी ऑफ श्रीलंका, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होता है एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारी चैप्टर की शुरुआत होती है दो कंट्रीज से, बेल्जियम और श्रीलंका से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो इसका जो बॉर्डर है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लुक्समबर्ग से कनेक्टेड है। अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो ये इतना ही छोटा है जितना कि इंडिया का हरियाणा स्टेट है, लगभग उतना ही साइज है। और अगर हम वहाँ पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। अब आप इस मैप को देखिए और इसके ऊपर के एरिया को कहते हैं फ्लेमिश रीजन। इसमें 59% लोग रहते थे जो कि डच भाषा बोलते थे, और ये है नीचे का एरिया जो कि वेलोनिया रीजन है, जहाँ पर 40% लोग रहते थे जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। बाकी के जो 1% लोग थे वह जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। अब आप यह जो छोटा सा एरिया देख रहे हैं ये ब्रुसेल है, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। अब इसमें क्या है, थोड़ी कंडीशन अलग है। यहाँ पर जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और जो 20% लोग थे वह डच लैंग्वेज बोलते थे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ जो कंट्री थी वहाँ पर डच लैंग्वेज बोलने वालों की मेजॉरिटी ज्यादा थी, और जो कैपिटल थी वहाँ फ्रेंच बोलने वालों की मेजॉरिटी ज्यादा थी। अब होता ये है कि इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है, और क्यों होने लगती है आइए देखते हैं। बेसिकली देयर वर 2 रीजंस। जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वह रिलेटिवली ज्यादा रिच एंड पावरफुल थी डच स्पीकिंग कम्युनिटी से, जिस वजह से फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी को सप्रेस कर रही थी। दूसरा, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्हें इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट या एजुकेशन का सुविधा बहुत लेट से मिलता था। अब आप ही सोचिए कि अगर एक कम्युनिटी को ज्यादा लाभ मिलेगा और एक कम्युनिटी को कम लाभ मिलेगा तो टेंशन तो अपने आप ही होगा, और ऐसा हुआ भी। 1950 से लेकर 1960 तक बेल्जियम में दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, और जो कैपिटल था ब्रुसेल वहाँ कंडीशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, तो यहाँ प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ती है। उससे पहले बेल्जियम के गवर्नमेंट जो थी उसने थोड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने 1970 से लेकर 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस किए ताकि कंट्री में शांति बनी रहे और कम्युनिटी में झगड़ा न हो। तो इसके वजह से कॉन्स्टिट्यूट में बहुत सारे बदलाव हुए। क्या क्या बदलाव हुए आइए जानते हैं। पहला चेंज ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसमें जो डच स्पीकिंग लोग हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उसके इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे। दूसरा, कोई स्पेशल लॉ पास करता है तो वह दोनों ग्रुप की सहमति से ही पास होगा, किसी एक ग्रुप की मर्जी से लॉ पास नहीं होगा। तीसरा चेंज ये होता है कि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली अपने काम को कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं होगा। फोर्थ चेंज ये था, बेल्जियम की जो कैपिटल थी ब्रुसेल, उसमें एक अलग से गवर्नमेंट बनाई जाएगी। दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। फिफ्थ चेंज ये होता है कि लोगों ने सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक और गवर्नमेंट बनाया जिसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट तीनों ग्रुप्स के लिए अलग अलग बनाई गई थी, जो कि अपनी कम्युनिटीज के लिए अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज रिलेटेड मॉडर्न पर बातें करती हैं। तो बेसिकली अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो बेल्जियम में 3 तरह के गवर्नमेंट फॉर्म हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो यह जो मॉडल था गवर्नमेंट का यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो था, पर ये इतना अच्छा था कि बेल्जियम के अंदर दोनों कम्युनिटी उनके बीच में शांति बनी रहती है और साथ में लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इतने अच्छे सिस्टम को देखकर बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल को
यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर बनाने के लिए चुना जाता है। तो ये थी बेल्जियम की स्टोरी, जो कि कह सकते हैं कि एक अच्छी या फिर कह सकते हैं एक हैप्पी एंडिंग होती है। इसी से रिलेटेड एक दूसरी कहानी है श्रीलंका की, चलिए उसके तरफ भी देखते हैं। तो ये है श्रीलंका, जो कि एक आइलैंड नेशन है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ लगभग 2 करोड़ लोगों की आबादी है, लगभग उतनी ही जितनी की हरियाणा की पॉपुलेशन है। श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो। अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, मतलब कि श्रीलंका के लोगों के बारे में जानेंगे, मतलब वहाँ किस किस तरह के लोग रहते थे। 74% लोग जो थे वो सिन्हाला स्पीकर्स थे, मतलब कि जो सिन्हाला भाषा बोलते थे, और बाकी के 18% लोग तमिल स्पीकर्स हैं, जो कि तमिल भाषा बोलते हैं। तमिल स्पीकर्स भी 2 तरह के हैं, तमिल नेटिव्स फॉर श्रीलंका, मतलब वो तमिल जो पहले से श्रीलंका के निवासी हैं, और दूसरे थे इंडियन तमिल्स, मतलब कि वह तमिल जो इंडिया के निवासी थे पर वह कई साल पहले श्रीलंका आ गए थे एज ए टी वर्कर, और फिर वो वहीं पर सेटल्ड हो गए। तो जो 7% लोग हैं वो क्रिश्चियन हैं, जो कि सिन्हाला और तमिल दोनों ही भाषा बोलते थे। जो सिन्हाला थे वो बुद्धिस्ट थे, जो कि सिन्हाला थे वो बुद्धिस्ट को सपोर्ट करते थे, और जो तमिल है वो हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वो जो मेजॉरिटी में थी, मतलब कि जो सिन्हालास थे उन्हें सपोर्ट करने लगे, उनके हिसाब से नियम बनने लगे। क्या किया गवर्नमेंट ने, चलिए देखते हैं। 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसने सिन्हाला को देश का ऑफिशियल भाषा घोषित कर दिया गया। सेकेंड गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी सिन्हाला स्पीकर्स थे उन्हें बहुत सारे फेवर्स देने लगती है, जॉब वगैरह, एडमिशंस, मतलब अगर 2 कैंडिडेट लाइक सिन्हाला और तमिल दोनों ही जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें से क्या होगा कि जॉब सिन्हाला स्पीकर्स वाले को मिलेंगी, तमिल वाले को नहीं। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा था। तो जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी धर्म के आधार पे भी भेदभाव करने लगी थी, और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे नियम बना दिए थे जो कि बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे और बुद्धिज्म को बढ़ावा देते थे, बाकी रिलीजन्स को इग्नोर किया जा रहा था। तो इन्हीं तीनों पॉइंट्स को देखकर हमें ये तो समझ आ रहा है कि श्रीलंका में गवर्नमेंट सिन्हालास को सपोर्ट कर रही थी, उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर, उनके रिलीजन को सपोर्ट कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। वही दूसरी तरफ तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उन्हें इग्नोर किया जा रहा था। तमिल्स को ये लगने लगा कि जो गवर्नमेंट है और जो भी मेजर पार्टीज हैं वह उनके लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं, और उन्हें तो ये भी लगने लगा कि जो गवर्नमेंट है उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि सोसाइटी में बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा था। तो अब जो ये तमिल लोग थे इन्हें लगा कि अब गवर्नमेंट तो उनके लिए कुछ करेगी नहीं, इसीलिए उन्होंने खुद से स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। तो तमिल ने क्या क्या किया, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और डिमांड करना शुरू कर दिया। इनकी पहली डिमांड ये थी तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। इनकी दूसरी डिमांड थी कि इनके रीजन में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया जाए। तीसरी डिमांड ये थी कि तमिल लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जैसी कि सिन्हालास को मिलती है। लेकिन जो गवर्नमेंट थी वह उनके डिमांड्स को नहीं मानती है, बल्कि तमिल्स की डिमांड को इग्नोर कर दिया जाता है। तब तमिल्स कहते हैं कि अगर आप हमारी ये डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए अलग कंट्री ही बना दो, नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट में, जहाँ पे हम खुशी खुशी रह सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी मना कर दिया। इस बात से जो तमिल्स थे उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से यह दोनों कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई होने लगती है और कंट्री में शुरू हो जाती है सिविल वॉर, जिस वजह से कंट्री में कई हजार लोगों की मौत हो जाती है। कई सारे लोगों को देश छोड़कर जाना पड़ता है। इस सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका में काफी ज्यादा सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लॉस होता है। तो ये थी श्रीलंका की स्टोरी।
जिसकी एंडिंग बहुत ही बेकार होती है। तो अब तक हमने ये दो स्टोरी सुनी, एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका की। दोनों देशों की स्टोरी लगभग सिमिलर थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक देश खुशी खुशी रहने लगा और दूसरे देश में सिविल वॉर हो गया? इसका एक ही आंसर है, पावर शेयरिंग। बेल्जियम में क्या हुआ कि दोनों कम्युनिटी के बीच में पावर शेयर हुई, जिस वजह से वहाँ कोई भी लड़ाई देखने को नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका, जहाँ पावर शेयरिंग नहीं होती है, जिस वजह से वहाँ सिविल वॉर देखने को मिलता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पावर शेयरिंग अच्छा होता है। क्वेश्चन अराइज होता है कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छा होता है? Why पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? तो इसके दो आंसर हैं, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग इज गुड because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups। मतलब कि पावर शेयरिंग करना अच्छा होता है क्योंकि इससे सोशल ग्रुप्स के बीच में लड़ाई कॉम्प्लेक्स होने का खतरा टल जाता है। इससे सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो अभी हमें इन दोनों एग्जाम्पल से पता भी चल गया है। इसका मोरल रीजन है, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि पावर शेयरिंग बेस है डेमोक्रेसी की। मतलब कि डेमोक्रेसी सही ढंग से तभी चलेगी जब डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग हो। इनफैक्ट पावर शेयरिंग जितनी अच्छी होगी, डेमोक्रेसी उतने अच्छे से काम करेगी। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब किस किस तरह से पावर को शेयर किया जाता है। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें क्या होती है कि गवर्नमेंट की जो पावर होती है उससे सेम लेवल पर डिवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। इन तीनों ऑर्गन्स में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, इनके पास इक्वल पावर होती है, लेकिन इनके काम अलग अलग होते हैं। तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे की आपस में नजर रखते हैं और चेक करते हैं हर ऑर्गन एक दूसरे को, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि कोई भी एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल न कर रहा हो। इसीलिए इस सिस्टम को ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें क्या होती है कि जो पावर होती है वह गवर्नमेंट के अलग अलग टीयर्स में भर्ती होती है। ऐसे कि सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि पूरे देश की गवर्नमेंट होती है, और उसके नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है। फिर होती है लोकल गवर्नमेंट, जो कि लोकल लेवल की होती है। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वह अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वह अपनी पावर लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। मतलब अलग अलग लेवल पर पावर शेयरिंग होती है। क्योंकि यह पावर शेयरिंग वर्टिकल तरीके से होती है, जिस वजह से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी इसे बोला जाता है, और इसे फेडरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और थर्ड फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसमें क्या होता है कि जो पावर होती है वह अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसा कि आपने बेल्जियम वाले केस में देखा था कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म होती है वहां पर, वो भी इसी का एग्जाम्पल थी। सिमिलरली इंडिया में भी जो रिजर्वेशन का सिस्टम चलता है वो भी इसी का कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर जो सेक्शंस के लोग होते हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, इनको रिजर्वेशन मिलता है कॉन्स्टिट्यूट के अंदर। जैसे कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, पावर शेयरिंग की जाती है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में। इसे ही कहा जाता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। लास्ट है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसमें क्या होता है कि जो पावर होती है वह अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं ताकि उनकी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो। इनफैक्ट इंडिया में भी आपको कई सारे ग्रुप्स देखने को मिलेंगे,
जैसे कि ट्रेड यूनियन बिजनेस, यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, इनके अलावा भी अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप भी होते हैं। ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।